बाबा, बाबा आपने देखा होगा कि भीमराव बस बाहर से शांत दिखता है और अंदर ही अंदर वो सामने वाले इंसान की योजना को परखता रहता है। और बाबा समय आने पर वो उस योजना को और सामने वाले इंसान के अहम को जलाकर राख कर देता है। मैं समझ रहा हूं महिपाल, तू जो कहना चाह रहा है, लेकिन इस बार हम भीमराव को वैसा मौका ही नहीं देंगे। वैसे मैनेजर साहब, ये तो सच है कि आपके अखबार के मालिक के साथ उस कलुष्कर गुरुजी की मित्रता और उनकी पैरवी के कारण ही वो भीमराव आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, इसीलिए उसे आसानी से निकाल नहीं पा रहे हम लोग। लेकिन अगर ऐसा हो कि अखबार खरीदने वाले लोग ही आपके दफ्तर में जाकर उस भीमराव को निकालने की बात कहें तो मुझे लगता है अखबार के मालिक को भी मजबूर होकर उस भीमराव को वहां से निकालना पड़ेगा, नहीं? ये तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा मैनेजर साहब, सब होगा। पहले खाना खाइए, फिर पान खाते हुए इस विषय पर चर्चा करेंगे। खाइए। कामी क्रोधी लालची नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। अखबार लाए हो? ये लीजिए आज का अखबार। सुना है तुम्हारे ऑफिस में कोई निम्न जात का लड़का काम करता है जो अखबार छूता है। क्या निम्न जात? राम कौन है वो लड़का? बताओ कौन है? आज का अखबार ले लीजिए साहब। नमस्ते साहब। आज का अखबार ठीक है। अरे रुको, क्या ये बात सही है कि निम्न जात के लड़के का स्पर्श किया हुआ अखबार तुम हम तक लाते हो? बताओ, सच बताओ। बताओ। अरे बोलो। अब बताओ भीमराव, वो मजदूर सिर्फ चुप रहेंगे तो बवाल नहीं होगा? लोग क्या करेंगे तुम सोच सकते हो? वो तो मैं बाद में सोच लूंगा आराम से। अभी तो मैं ये सोच रहा हूं कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। जिस ऑफिस में काम करते हो, जिस मालिक से पैसे लेते हो, उसी से गद्दारी। और याद रखिए, गद्दारी सबसे पहले इंसान की आत्मा को मार डालती है। अब आप सोचिए कि आगे की जिंदगी बिना आत्मा के कैसे जिएंगे आप? वो तो सोच लेंगे, लेकिन जब वो लोग आएंगे तब क्या होगा? और उसके बाद क्या क्या होगा? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लो, सब आ गए। ये देखिए, इस रजिस्टर को देखिए, ये रजिस्टर पूरा खाली है। देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। ये दो लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये मुझे किसी पेपर को छूने नहीं देते और गिनकर भी नहीं बताते कि कितने बंडल आए, कितने गए, कितने अखबार बिके। अगर ये बता देते तो मैं रजिस्टर में लिख सकता था
और जैसा आपको लगता है कि मैंने पेपर को छू लिया है, अगर मैं छू लेता तो खुद गिनकर इसमें लिख भी सकता था। यकीन कीजिए, मैंने एक भी अखबार को नहीं छुआ। आप गुस्सा मत कीजिए। अरे चाल है इसकी है। हम ये अखबार नहीं पढ़ेंगे मतलब नहीं पढ़ेंगे। और अगर यहाँ कोई काम ही नहीं करवाया जाता तो तू यहाँ करता क्या है? अरे बताइए, झूठ बोल रहे हैं। अरे कोई कंपनी किसी को फोकट में काम पर थोड़ी रखेगी। देखिए, हम ऊपर बात करेंगे। ऐसे नहीं होगा भाइयों। ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। भाइयों, ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने या इनसे शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आज आप सब इनके सामने ही अपने अपने अखबारों को जला डालिए। और जलाते समय इन्हें बताना मत भूलिएगा, जब तक ये भीमराव इस ऑफिस में काम करेगा तब तक आप में से कोई भी न तो अखबार पढ़ेगा न ही अखबार खरीदेगा। तब समझ में आएगा इन्हें। और जब अखबारों की राख को इनका मालिक आकर देखेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने इस भीमराव को रखकर कितनी बड़ी गलती की थी, जिसे सुधारना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेघनाथ जी। यहाँ रखो अखबार सब लोग। आओ आओ भाइयों, रखो इधर। बुरा लगा ना? बुरा तो लगेगा ही। जब किसी का सामान ऐसे जल रहा होगा तो बुरा तो लगेगा ही। वो भी साड़ी। मैं समझ सकती हूँ एक औरत के लिए साड़ी का क्या महत्व होता है, इसीलिए कहती हूँ सुधर जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या जलेगा। और फिर सोचो कितना बुरा लगेगा, है ना? सुधर जाओ। आई, किसे समझा रही है? इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। हम जिंदगी भर समझा समझा कर थक गए। लक्ष्मी, रुको, आना, जाने दो इन्हें। ठीक, गुस्सा मत हो और अपने बीवियों के ऐसे चले जाने से कमजोर भी मत पड़ो। और बीवी को सही करने की कोशिश हर पति को करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर इसे भी जला दीजिए। ये साड़ी मेरे बाप की दी हुई नहीं है, लीजिए इन्हें भी जला दीजिए। और इन्हें भी जला दीजिए। देश बाबू, हमका तो लागत है कि रमा का हम लोगन के बारे में सब पता चल गवा है। यह है कि भीम के यहाँ चोरी करे हम लोग गए रहे। तुम्हें कैसे पता? फुलिया हमका चाकू दीस रहा सब्जी काटे खातिर, तो रमा जौन तरह से हमसे बतियाए रही ना, उसे हमका लगा ये कब पता चल गवा है। हाँ, पता है तुझे। हो सकता है भीम ने मना किया होगा कि हमारा नाम न ले। छोड़ो ये सब बातें, इस घटना को यही भूलो और चलो अपना अपना काम करो। रमा के सामने सामान्य रहना है। ये लड़ाई हमारी और हमारे पतियों की है। हाँ, रमा भीम बाबू और बाबा को इसमें नहीं लाएंगे। चले? वाह पुरुषोत्तम, अरे इतने पैसे कहाँ से आए?
जो ऐसे खर्च कर रहे हो? मेहनत करके पैसा जमा किया था और बचा के रखा था। अपने बीवी बच्चे के पास आया हूँ तो खर्च कर रहा हूँ। सही है। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, लेकिन सच बात यह है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। शोभा, साड़ियाँ लाया हूं तुम्हारे लिए खरीद कर, देखो कैसी है। लाइए, देखती हूँ। और मिठाई भी है। तुम्हारे बाप की साड़ी है जो लेकर नहाने जा रही हो? आप तीनों जाइए, आपको अच्छी नौकरी मिले। आओ जल्दी। नमस्ते सर। भीमराव, तुम्हें इस ऑफिस से क्यों ना निकाला जाए? क्योंकि सजा तो उसे दी जाती है जिसने अपराध किया हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया सर, तो मुझे सजा नहीं दी जानी चाहिए। सर, जो लोग यहाँ आए थे उन सब ने धमकी दी है कि अगर भीमराव यहाँ काम करेगा तो वो अखबार कल से नहीं खरीदेंगे। भीमराव, तुम्हारे पास कोई तरीका है कि वो लोग अखबार खरीदे? देखिए सर, मुझे ऐसा है तो बताओ, वरना चुपचाप रहो। बताइए, मेरे क्यों का जवाब दीजिए। इतने पैसे कहाँ से लाए? कल भी हम बाहर घूमने गए थे और आज ये साड़ी, मिठाई, आखिर किस चीज में इतना पैसा कमा लिया आपने? मैं जहाज पर गया था, सालों देश विदेश घूमता रहा, खाना पीना तो मिल ही जाता था, जो पैसे थे वो बच जाते थे। अब तुम लोगों के पास लौटा हूं तो तुम लोगों की खुशी के लिए थोड़ा खर्चा कर देता हूं। आप सच कह रहे हैं ना? तुम्हारी कसम, झूठ क्यों बोलूंगा? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो ये सब मैं अभी लौटा के आता हूं। और तुम ही सोचो ना, जो कल रात चाल में खोली लेने की बात कर रहा था, वो तुम्हारे लिए 2-3 साड़ियां नहीं ला सकता? शोभा, लगता है कि सच में तुमने दिल से मुझे स्वीकार नहीं किया है। तुम्हें अब भी बहुत विश्वास नहीं है मुझ पर। मेरी पुरानी गलतियों के लिए अभी तक मुझे माफ नहीं किया तुमने, लेकिन सच बात यह है कि मैं सच्चे मन से तुमसे प्यार करता हूं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं अभी ये साड़ी पहन कर आती हूँ, फिर आप बताइए कि मैं कौन कौन सी साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये भी तो सच है ना भीमराव, कि अब तुम्हें भी लगने लगा होगा कि तुम जिस भी ऑफिस जाओगे 2-4 दिन में निकाल दिए जाओगे। सच है। सुना तुम सबने? सुना भीमराव ने क्या बोला? ये सच है। तो अब इस बात को थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। ये तुम्हारा भीमराव जो तुम सबको हमेशा पढ़ाई करो बोलता रहता है, मतलब तुम सब पढ़ लिख कर ये भीमराव बनोगे, यही ना? जैसे ये दीपक, ये पढ़ लिख कर आने वाले कल का भीमराव होगा। पर ये नौकरी करेगा कहां? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम लोगों का आदर्श ये भीमराव, इसे भी तो नौकरी से निकाल दिया गया।
ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। सालों पहले ये दान जी को भी निम्न जात के आधार पर ही किसी नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया गया था, है कि नहीं राम जी? और आज इतने सालों के बाद ये भीमराव को धक्के मारकर निकाल दिया गया। इसी तरह कल को जब ये दीपक भीमराव बनेगा तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सिलसिला ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को किसी कार्यालय से नहीं निकाला जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? नहीं। सुना सबने? इस भीमराव ने नहीं कहा। ए दीपक, सुना तूने भीमराव ने क्या कहा? नहीं। अरे सीखना है तो सीख, भीमराव के शब्द से कुछ सीख। जब तेरा आदर्श ही नहीं बोल रहा है, तेरे भविष्य की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और तो पढ़ने में लगा है। अरे ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है? ऐसे भीमराव बनने से क्या फायदा? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले तुम सबको ये बात याद दिला दूं कि तुम सब इस भीमराव से एक बार ये बात जरूर पूछना कि ऐसे भीमराव बनने का क्या फायदा। जवाब दीजिए भीम भैया। जवाब दो भीम भैया। हाँ भीमराव, जवाब दो। हाँ भीमराव, जवाब दो। जवाब दो। जवाब दो भीमराव। जवाब दो भीमराव, जवाब दो। जवाब दो भीमराव। भीमराव, कुछ तो बोलो। जवाब दो भीमराव, जवाब दो। जवाब दो भीमराव। कुछ तो बोलो। क्या इन सबको यह विश्वास दिला पाओगे कि अगर ये सब पढ़ते रहे तो इस पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को किसी कार्यालय से नहीं निकाला जाएगा? दीपक, इस पर बाद में बात करते हैं। रमाबाई, बाद में क्यों बात करें? अरे भीमराव बताए ना कि भविष्य की गारंटी दे सकता है या नहीं। नितेश बाबू, यह जीवन की गारंटी नहीं है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल को पढ़ लिख कर भी दीपक अगर किसी ऑफिस में काम करने जाएगा तो उसे उस ऑफिस से नहीं निकाला जाएगा। संभावना तो इसी बात की ज्यादा है कि दीपक को भी किसी भी ऑफिस से निकाला जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब ख्याली बातें हैं, सपनों को सुंदर बनाने वाली बात है। बेटा,
अब मैं आया हूं ना, तो बाप बेटा दोनों मिलकर कमाएंगे और अपना जीवन जिएंगे। और चाहे जो हो जाए, हर हाल में ये लड़ाई मुझे जीतनी ही होगी। क्या? फिर से लड़ाई? कितनी लड़ाई लड़ोगे? सीधा भाई, लड़ाई लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए जो भीम में है। और यह बात भी सही है कि इसकी लड़ाई व्यक्तिगत जीत या हार से बढ़कर बाकी लोगों के विश्वास की है। जाओ बेटा, लड़कर जीतकर फिर से उसी ऑफिस में काम शुरू करना जहां से तुम्हें निकाला था। और मेरा पूरा विश्वास है कि लड़ाई तुम जरूर जीतोगे। जी बाबा। अरे जवाब तो दो। अरे बाबा गूंगे हैं ये सब, एक जवाब नहीं दे पा रहे। इन्हें बस जय भीम जय भीम जय भीम करना आता है। क्या जवाब देंगे बाबा ये लोग? मैं देता हूं जवाब। जवाब मैं देता हूं। क्या है ना मेघनाथ जी, ये लोग जो अभी गए यहां से, इनके पास सिर्फ भावनाएं थी, शब्दों का समूह नहीं तैयार कर पाए जिससे आपको जवाब दे सके। इसलिए मेरा जवाब सुन लीजिए। ये लोग जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, सदियों से कुचले हुए हैं, जिनका आत्मविश्वास लगभग शून्य है और जिनके आसपास आप जैसे दम से भरे लोग हमेशा रहते हैं, ये लोग हमेशा से चाहते हैं कि इनके जीवन की हालात सुधर जाए, ये आपके जैसे बने, जो हक इन्हें मिलना चाहिए ये मिले, ये हमेशा चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़े से डर जाते हैं, इन्हें अपने सपनों में दरार दिखाई देती है, तो ये तुरंत भागकर अपने घर चले जाते हैं, जैसे अभी ये लोग अपने अपने घर भाग गए। इन सबको विश्वास है कि मेरा रास्ता सही है, मगर इनका विश्वास टिक नहीं पाता, इसीलिए तो चाल से यहां आ गए। लेकिन जैसे ही आपने चाय और नाश्ते की बात की तो इनका स्वाभिमान जाग गया और इसलिए वो यहां से चले गए। कुल मिलाकर मेघनाथ जी, इनके हिलते डुलते आत्मविश्वास और संघर्ष के बीच में सब कुछ बदलेगा और आप अपनी आंखों से उसे बदलते हुए देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो जाओ जाओ, बदलो सब कुछ। पर एक बात याद रखना भीमराव, तुम जहां भी जाओगे ना, पीछे पीछे हम भी वहां पहुंच जाएंगे और तुम जिस भी चीज को बदलोगे हम फिर से उसे अपने हिसाब से वापस बदल देंगे। चलिए, मेरे पीछे पीछे आना चाहते हैं ना, चलिए। लेकिन मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं उसी ऑफिस में लौटकर काम करने जाऊंगा और अब उस ऑफिस से मुझे वापस कैसे निकालना है, आप इस बात की तैयारी कीजिए। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? बाबा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मेघनाथ जी ने अखबार के मैनेजर के साथ मिलकर इस तरह से साजिश की है और फिर उस साजिश के बाद ऊंची जात के लोगों ने जिस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया है,
तो अखबार के मालिक को उनकी बातें सच लगने लगी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, लेकिन उन सवालों का जवाब भी मैं नहीं दे पाया। तो जाहिर सी बात है कि अखबार के मालिक को वही लोग सच लगे। उन्हें कुछ फायदा नहीं दिखा तो उन्होंने नौकरी पर से निकाल दिया मुझे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे वापस काम पर कैसे रखेंगे। ये सोच रहा हूं, एक बार ये समझ आ जाएगा ना तो आगे का रास्ता भी निकाल लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि वो लोग खुद महसूस करें कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो गलत है। मगर बाबा, हम इतने दिनों से मेघनाथ और उनके बेटे को देखते आ रहे हैं। वो अपना पूरा जोर लगाकर इनके हर कदम पर रुकावट डालता है। हमें इस बात की कोशिश करनी होगी कि उन्हें यह एहसास दिलाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। कर उन्हें एहसास दिलाना ही असंभव है, और उन्होंने इसी तरह अपनी जात के लोगों को भी बरगला रखा है। तो हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो लोग इस बात को समझेंगे। उन्हें यह एहसास कभी नहीं होगा बाबा। तो उन्हें एहसास दिलाने के लिए उन पर दबाव डालना पड़ेगा। मगर ये दबाव डालेगा कौन? इतने लोग अखबार पढ़ते हैं, जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, जिसे गलती समझ आएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये बात उन तक पहुंचेगी कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं भैया, ना ही आप लक्ष्मी दीदी से मिलेंगे और ना ही आप करुणा दीदी से मिलेंगे। उन दोनों को आप दोनों ने मार डाला। वो जहर पीकर नहीं मरी, बल्कि आप लोगों ने इतना प्रताड़ित किया उसका जहर बनता गया। अरे तो क्या सच में मर जाएंगी? मैंने गुस्से में मरने के लिए कहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच में मर जाए। हाँ, माना कि हम गुस्सा थे, लड़ाई करते थे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मर जाएगी। लेकिन अब मर गई ना वो, मिल गई आप दोनों को तसल्ली। अब खुश रहिए अपने जीवन में। मगर जो भी हो, इन दोनों ने बाला और आनंद के साथ बहुत ही गलत किया। क्या अभी भी आपको लग रहा है कि गलती भाभी की है, जबकि गलती मेरे दोनों भाइयों की है? लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो ना। लक्ष्मी, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। नहीं चाहा तो संभाल कर क्यों नहीं रखा भैया? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भीम, कौन पति अपनी पत्नी को डांटता नहीं है? तो क्या वो सब मर जाती है क्या? करुणा, मुझे माफ कर दो करुणा। मुझे तुम्हें यूं डांटना नहीं चाहिए था।
मगर डांटना ही क्यों था? दोस्त की तरह नहीं रख सकते थे? अगर आप दोस्त की तरह रहते ना तो आज ये दोनों जिंदा होते। मुझे माफ कर दो। पड़ा ईट भई सेवा करीच जारा सुप्रीतड़ी जो डहे न दूजी बार। यही होता है आनंद, जब इंसान चला जाता है तो उससे कुछ भी कहो वो कहाँ सुन रहा है, तब कुछ काम नहीं करता, ना पश्चाताप ना माफी। लेकिन बाबा अब सच में बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मी, अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगी तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता, तुमसे कभी नहीं कहता। लक्ष्मी उठ जा, उठो ना लक्ष्मी, उठो ना लक्ष्मी, लक्ष्मी। दीदी उठ जाइए। उठ जाइए। उठिए। लक्ष्मी तुम जिंदा करुणा। अब धीरे धीरे मेरा ये सवाल लोगों के बीच जाएगा, और ये सवाल लोगों के बीच जाएगा तो इसी समाज से कोई तो होगा जो इसे पढ़ेगा और उस पर सोचेगा, और सोचेगा तो मैं नौकरी फिर से पाने की लड़ाई की जीत की तरफ बढ़ूंगा। अब धीरे धीरे मेरा ये सवाल लोगों के बीच जाएगा, और ये सवाल लोगों के बीच जाएगा तो इसी समाज से कोई तो होगा जो इसे पढ़ेगा और उस पर सोचेगा, और सोचेगा तो मैं नौकरी फिर से पाने की लड़ाई की जीत की तरफ बढ़ूंगा। क्या बोला? नमस्कार नमस्कार। जरा हम भी तो देखें कि क्या लिखाई पढ़ाई चल रही है यहाँ। अच्छा महिपाल, जरा जोर से सबको पढ़ के सुना किस भीमराव ने यहाँ क्या लिखा है। बाबा लिखा है दिन 1,
बिना गलती के नौकरी से निकाला गया। क्यों? भीमराव। अच्छा। हाँ, अब तक तो ये सवाल सिर्फ मेरा था, लेकिन अब ये सवाल पूरे समाज का बना दूंगा, और समाज का सवाल हो जाएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मेरी जात के लोग तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनकी तरफ से मैं ये सवाल ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो जवाब चाहिए तुझे? हाँ? महिपाल, फाड़ दे इस कागज को और इसके जितने टुकड़े हो सकते हैं ना कर दे, ताकि इस भीमराव को इसका जवाब अभी यहीं इसके सामने दे सकूं। अरे फाड़! जी बाबा। नहीं, आप इसे नहीं छू सकते। भीमराव, हटो यहां से। नहीं हटूंगा। अच्छा, रुको। मेरा महिपाल अकेला ही काफी है इस भीमराव के लिए। अरे हटो भीमराव, मैं कह रहा हूं ना, चाहे जो हो जाए नहीं छूने दूंगा। तुम ऐसे नहीं समझोगे। भीमराव, ऊंची जात के, उनका दिमाग खराब नहीं हुआ है या उन्हें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो तुम्हें नौकरी देने का सोचे। हाँ तो ठीक है ना, जाइए जाइए और आराम से खाइए पीजिए। अगर इतना ही विश्वास है अपनी जात के लोगों पर, तो उन पर ही विश्वास रखिए ना। मेरे पति ने एक सवाल क्या लिख दिया, आप तो डर गए। क्या बोला रे? हम डर गए? हम डरेंगे तुझसे? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम सबका? हाँ, क्या उलूल जुलूल बकवास किए जा रहे हो? जाइए यहां से, जाइए। जा रहे हैं और हम भी देखते हैं कि क्या होता है। और याद रखना भीमराव, सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारे जैसे ऊंची जात के और भी बहुत लोग हैं जो ऐसे और भी बहुत सारे कागज को देखकर फाड़ देंगे। हाँ तो फाड़िए। अब जितनी बार फाड़ेंगे हम उतनी बार लिखेंगे। कागज, कलम और हौसले की कमी नहीं है। ठीक, ये भी करके देख लो। चलता हूं भाइयों, कर लो, चलो। कभी एक पिता की तरह चिंता करने लगते हैं, तो कभी एक माँ जैसे ख्याल रखते हुए प्यार से अपना अंगूठा भी दे देते हैं। सच में गुरु शिष्य के नाते में जितनी भूमिकाएं होती हैं, उतनी भूमिकाएं शायद ही दूसरे किसी नाते में होती होंगी। भीम बेटा, तभी तो गुरु का स्थान इतना ऊंचा होता है, आदर योग्य होता है। फिर अच्छा मौका है, हम सब सारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं और मेघनाथ जी और उनके लट्टों से कहते हैं कि चाहे तो अपना सारा पानी फेंक दे और आजमा ले कि गुरु के ज्ञान को कितना गला सकते हैं। गुरुजी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। बाबा, दे दीजिए उपहार। ला बेटा, ये ले, ये रहा तेरा उपहार।
ले पहना देना इसे अपनी पत्नी को, और अगर मौका लगे तो खुद भी पहन लेना। वैसे तेरे बारे में तो मैं पहले से ही जानता था, तो है ही जोरू का गुलाम। पर ये बाला कब से ऐसा हो गया रे? हैं? अच्छा आनंद, एक काम करो, अपनी पत्नी को ये साड़ी देने से पहले ये गिरी हुई चूड़ियां उठाकर तुम पहन लो। अरे जब चूड़ी पहने हाथों से अपनी पत्नी को साड़ी दोगे तो उसे भी तो पता चलना चाहिए कि साड़ी देने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि पत्नी से हार मानने वाला कोई औरत है। अच्छा बाबा, ये अपना नाम भी तो बदल सकता है ना, आनंद से आनंदी। सही बोला बेटा, सही बोला तुमने, सही बोला। अरे क्या हुआ? ले जा ले जा ले जा। अरे क्या बजा रहा है ये? लगता है सदमा लग गया इसे। अरे पागल हो गया क्या? हा? क्या कर रहा है ये? जिन चूड़ियों को आपने तिरस्कृत करके फेंका है, उसी की आवाज से आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ओ आनंद, हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वैसे भी ये तेरी बेवकूफी से अलग तो कुछ भी नहीं है। और अच्छा ही हुआ ना, दोनों में काफी समय से लड़ाई चल रही थी। अब साथ में अकेले रहेंगे तो दोनों के बीच प्यार भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना। इन दोनों की नौटंकी से दोनों के पति तो पिघल गए। मैं तो सच में मर भी जाऊंगी ना, तो भी मेरे पति के कान में जू तक नहीं रेंगेगी। लक्ष्मी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेकर आना। चल लक्ष्मी, पानी लेकर चल। क्या खड़ी खड़ी देख क्या रही है? हाँ, चल आजा, सब्जी काटने में हाथ बटा। वही बचा था अभी, खाना है तो काटो। सब्जी काट दे। कभी नहीं सुधरेगी ये। भीमराव, गलत जगह लड़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि अखबार के अलग अलग ऑफिस में जाओ, क्या पता काम मिल जाए। तुम्हारे जात के सत्य शोधक समाज के भी तो अखबार निकलते हैं, वही जाके काम करो। नहीं, जाऊंगा तो उसी ऑफिस में। भीमराव, नमस्ते। नमस्कार। मैं तुम्हें एक आंकड़ा देता हूं। हमारे अखबार की 400 से ज्यादा प्रतियां पूरे शहर में बंटती हैं, तब खबर से कोई असर नहीं पड़ता। हम रोज सवाल उठाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, जबकि वही सवाल अखबार बन के 400 जगह जाता है। और तुम्हारा एक जगह सवाल टंग गया तो लगता है तुम्हें कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या है ना, कल यही सवाल मेघनाथ और उनके बेटे ने पूछा। मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया
लेकिन आपको नहीं समझाऊंगा। वैसे भी आपके और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो ये लोग भी बता सकते हैं। और साहब, रहा सवाल आंकड़ों का, तो इस सवाल के 400 कॉपी बना के पहुंचा देंगे। अब चिंता मत कीजिए, भीम भैया है ना, सब हो जाएगा। सांप नहीं सूंघा। तुम्हारी बेवकूफी पर, भीमराव की खामोशी पर खामोश हो। नहीं, दीपक जो कह रहा है वो मुझे बेवकूफी तो नहीं लगती। हम प्रिंटिंग मशीन से 400 प्रतियां रोज छापते हैं और तुम दोनों ये सवाल वाली 400 प्रतियां लिख लिख करके 400 जगह पहुंचाओगे, वो भी तुम दोनों। अरे अकेले समझ रखे हो क्या? जरा यहाँ देखो। नमस्ते भीम भैया। नमस्ते। अगर ये सब मिल गए तो अभी आपको जो 2 दिख रहे थे वो हम सब हो जाएंगे, और इससे जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। सही कह रहा है दीपक, और यही होती है हम की ताकत। जैसे ऊंची जात के लोगों ने, मेरे विरोधियों ने हम बना लिया था, तो ये हम की ताकत अभी हम भी आजमाना चाहते हैं। आजमा लो, मगर होगा क्या, मैं भी देखता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में होती है? हम ऊंची जात के लोगों में। आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए। आप तो अखबार चलाते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। अरे रुकिए, जवाब तो सुनते जाइए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत होती है सवाल में, क्योंकि एक सवाल अपने आप में बहुत ताकतवर होता है। और यही एक सवाल हम सबसे पूछेंगे। तो आजमाते रहो अपनी ताकत। है लोगों, जाओ आप भी अपना काम करो। चलो दोस्तों, काम पे लग जाओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? रुको। देखो, तुम लोगों को बड़ी मुश्किल से ये कॉपियां मिली होंगी। मेरे लिए पन्ने मत फाड़ो। भीम भैया, आपकी लड़ाई में हम ऐसे शामिल हो सकते हैं तो हो रहे हैं, और आप भी रोकिएगा तब भी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि भीम भैया हम लोग आपको हारते हुए देख ही नहीं सकते। क्यों दोस्तों? राम जी, जब तुम्हारे बेटे भीम की शादी हुई थी तब उसकी उम्र क्या थी? जब भीम की शादी हुई थी तो भीम की उम्र मेरे बेटे से कम थी या ज्यादा थी? क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप बैठो। मेरे बेटे से कम थी या ज्यादा थी? तो दीपक से भीम छोटा था। तो भीम की शादी हो सकती है और मेरे बेटे की नहीं हो सकती। तो भीमराव, ये बताओ नहीं, समझाओ मेरे बेटे और उसकी माँ शोभा को ये शादी के लिए तैयार हो जाए। दीपक की शादी? ये क्या कह रहे हैं आप पुरुषोत्तम काका? इसकी शादी वादी मत कराइए, इसकी उम्र नहीं है ये। अच्छा, तो इस उम्र में तुम ब्याह कर सकते हो और इसकी उम्र नहीं है शादी करने की। देखा, यही कह रही थी मैं। इस आदमी के सारे सिद्धांत इसके अपने फायदे नुकसान से तय होते हैं। देखो। ये तो मैं सालों से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात माने कोई तब ना। अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। भीम ने अपनी शादी तो समय पर कर ली, पर दीपक की शादी के समय ज्ञान दे रहा है। मुझे शादी नहीं करनी। आप सब भीम भैया को बीच में मत लाइए।
दीपक, तुम शांत रहो। तुम्हारे भीम भाव से सवाल किया है ना, तो बोलने दो उन्हें। मगर जवाब मैं देती हूँ। बताया नहीं था, मगर आज सबको बताऊंगी। रमा, वो सब इन लोगों को बताने की क्या जरूरत है? आज नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब इस चाल के आंगन में देर रात में जब यहाँ कोई नहीं था, तब ये मुझे कमरे से यहाँ लेके आए। और उस रात की एक एक बात को मैं आज तक नहीं भूली। रमा, मुझे माफ कर दो। जिन परिस्थितियों में हमारा ये विवाह हुआ है, मैं उसे रोक तो नहीं पाया, मगर मैं ये जानता हूं कि अभी हमारी विवाह करने की उम्र नहीं है, ना मेरी और ना ही तुम्हारी। मगर अब हम पति पत्नी के बंधन में बंध गए हैं, तो इस बंधन का मान तो रखना होगा। मगर मैं नहीं चाहता कि इस बंधन से तुम्हारा बचपन बन जाए। इसलिए जैसे तुम रहना चाहती हो वैसे रहो। साथ रहते रहते जब हमें लगेगा कि हम पति पत्नी के संबंध के भार को उठा सकते हैं, तब से हम पति पत्नी हो जाएंगे। तब तक हम दोस्त की तरह रहेंगे, ठीक है? और मुझे आज भी लगता है कि उस समय मुझे बाबा का विरोध करना चाहिए था, या फिर एक तरीका और भी हो सकता था कि कुछ सालों बाद मेरी शादी कराते। ये भी बहुत छोटी थी। ठीक है, लेकिन उस समय मुझ में बुद्धि नहीं थी। आज है, इसलिए विरोध कर रहा हूं कि अपने बेटे दीपक की शादी मत कराइए, इसकी ये उम्र नहीं है। हितेश भाऊ, हाँ? पुरुषोत्तम का देखो। हाँ? अरे पुरुषोत्तम, फिर भाग रहे हो क्या? इस बार भागूंगा नहीं, इस बार जो चाह है वो पूरा करूंगा। अच्छा, तो रुको। क्या बोले? इस बार भागूंगा नहीं, इस बार जो चाह है वो पूरा करूंगा। अच्छा, तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। पुरुषोत्तम बाबू, पुरानी हर बात भूलकर तुम्हारा साथ देंगे। भूल जाएंगे कि जब से तुम इस चाल में लौट कर आए हो, तुमने हम सब के साथ कैसा बर्ताव किया है। बस एक बार हम सब पर विश्वास करके तो देखो। अरे वो भीमराव के खिलाफ तो हम पराये लोगन का साथ दिए हैं, और तुम तो फिर भी अपनों में रहे हो कभी। और नहीं तो क्या? नहीं, अभी भी अपना ही हूं, यकीन करो। अच्छा, मिठाई खिलाते हो अपनी पत्नी को और अपने हमारे को? कैसी बात कर रहा है? अच्छा, तो फिर चलो दारू पिलाता हूं। हुआ, कितने अजीब एहसास है जीवन में, कितने अजीब अजीब लोग मिलते हैं। अभी देखो ना, वो दीपक के दोस्त जिन्होंने कल मेरे लिए अपनी कॉपियों के पन्ने ऐसे आसानी से फाड़ दिए। मैंने रोका तो कहा कि भीम भैया, आपकी जीत में हमें हिस्सेदारी चाहिए। और दूसरी तरफ ये पुरुषोत्तम काका और बाकी के लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि दीपक आगे बढ़े, बड़ा आदमी बने, बस उसकी शादी कराना चाहते हैं। भीम, तू उस बात की चिंता मत कर और परेशान भी मत हो। तू आराम कर बेटा। मैं जाकर देखती हूँ, अगर लक्ष्मी उठ गई है तो उसे दवाई दे देती हूँ। क्या हुआ भाभी को? बुखार आया है। आती हूँ मैं।
हाँ भीम भैया चलते हैं। आज भी 400 पन्ने की पर्ची बनाकर सवाल लिख कर बांटेंगे। ठीक है चलो। भीमराव, भीमराव, भीमराव। अरे आप सब क्या हुआ? भीमराव, मैं मानता हूं कि हमने तुम्हारे कहने पर ही अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। उसमें इतनी मुश्किल से पैसे जुड़ते हैं, ये बात छुपी नहीं है। उसमें हमारे बच्चों की कॉपी के पन्ने फटे हैं तो हम क्या करें? भीमराव, तुम्हारी इस लड़ाई से हम सहमत हैं, लेकिन इस लड़ाई के लिए हम अपने बच्चों के कॉपी के पन्ने नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। एक कॉपी खरीदने में ही हमारी मजदूरी का एक बड़ा सा हिस्सा निकल जाता है। हम मेहनत मजदूरी करके लाए हुई कॉपी के पन्ने ऐसे नहीं फटने दे सकते। मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ। मैं क्षमा चाहता हूं। आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आप बताइए ना इन्हें कि आप इस बात पर कल रात से सोच रहे हैं और आप इसे कर्ज मानते हैं और आप इस कर्ज को चुकाने वाले हैं। हाँ वो सब ठीक है रमा, लेकिन ये लोग गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? ये अपनी जगह सही है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को नई कॉपियां खरीद कर दे दूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है भीमराव। भीमराव, उन्हें तो निश्चिंत कर दिया, अब हमें भी तो निश्चिंत कर दो। धरने पर बैठे हो ना, तो दो धरना। भीम का रास्ता बताकर धरना देना चाहते हो तो चुपचाप से दो। भीम के रास्ते की तकलीफ को झेलो और उससे उसको क्या पीड़ा होती है वो महसूस करो। हाँ बाबा, आप हमेशा भीम भैया के खिलाफ बोलते हैं। आज आप कुछ समय भीम भैया की तरह रह के देखिए।